हाँ जी, तो अप्रैल अटेम्प्ट से पहले हमारे पास वो लास्ट 14 टू 15 डेज़ का विंडो बचा हुआ है एंड एक्चुअल में ये जो लास्ट फ़ेज़ है ना, ये फ़ेज़ डिसाइड करता है कि जो आपके 2 से 3 साल की प्रिपरेशन थी ना, आप उस प्रिपरेशन को कैसे बेस्ट डिलीवर करके आओगे एग्ज़ाम वाले दिन। क्योंकि यही लास्ट के डेज़ में हर एक डिसीज़न मैटर कर रहा होता है, हर एक चॉइस जो आप लेते हो, वो मैटर कर रहा होता है क्योंकि एक रॉन्ग डिसीज़न, एक रॉन्ग चॉइस आपका कॉन्फिडेंस गिराती है एंड उसका इम्पैक्ट आपको एग्ज़ाम वाले दिन दिखने वाला है। तो इसलिए हमें लास्ट के 15 दिनों में ये कोशिश करनी है कि हम ये एक भी डिसीजन ना वो बोलते हैं ना गलत नहीं ले। बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं एंड जो छोटी-मोटी गलतियां हो रही हैं उन पे काम करना है। तभी आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस हो सकती है एंड होगी डेफिनेटली। तो आज मैं 4 पिलर्स का डिस्कशन करने आई हूँ दैट इज़ जो मैंने यूज़ किए थे मेरी प्रिपरेशन में और हर एक रैंकर की बात कर लो, 99 परसेंटाइलर की बात कर लो, वो डेफिनेटली इन 4 पिलर्स पे बहुत अच्छे से काम कर रहा होता है। ठीक है? तो जो 4 पिलर्स की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं फर्स्ट पिलर से स्टार्ट करूँ, तो फर्स्ट पिलर इज़ रिवीजन। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा सिलेबस हुआ हुआ है, जस्ट पेपर मेरा 15 दिनों बाद है, तो जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, वो मुझे मेरे माइंड में रहे। मेरे जो भी कांसेप्ट्स हैं, फॉर्मूलाज़ हैं या जो भी मेरे को चीज़ें सीखी हैं मैंने, वो मेरे माइंड में रहे। तो इसके लिए रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसमें जो आपका एक सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हो, आप रिवीजन कर रहे होते हो नोट्स के थ्रू कि नोट्स रीड कर लेती हूँ स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स रीड कर लेती हूँ। ठीक है? उसके बाद मैं वो बोलते हैं ना इनऑर्गेनिक के नोट्स रीड कर लेती हूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। ऐसा नहीं करना होता है। दिस इज द सबसे रिवीजन करने का सबसे गलत तरीका ही है। एक्चुअल में आपको जो रिवीजन करनी होती है वो करनी होती है सॉल्विंग के थ्रू। ठीक है? तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होगे, वहां जो आपको लगेगा कि कंसेप्ट मिसिंग है या आप कुछ भूल रहे हो, तब आप थ्योरी के लिए नोट्स पे जाओगे। स्टार्टिंग में थ्योरी पे के लिए नोट्स पे नहीं जाओगे। ठीक है? एंड अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ, आपके लास्ट के 15 डेज का जो टारगेट होना चाहिए वो ये कि सबसे पहले बैठो और अपने चैप्टर्स फिक्स करो। चैप्टर्स फिक्स करने का मतलब ये कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स आपने कर रखे हैं अच्छे से, आपकी स्ट्रेंथ है, उनको फिक्स करके आपको अच्छे से रिवाइज करना है सॉल्विंग के थ्रू। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, जो आपको लग रहा है कि नहीं मीडियम लेवल पे थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, उनको भी आप प्रॉपर्ली सेट कर लो कि मैं कब-कब कर रहा हूँगा। अब इसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि चैप्टर्स फिक्स तो आप कर रहे हो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो हाई वेटेज चैप्टर्स होते हैं ना, उनको आप प्रायोरिटी दोगे। क्यों? क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर से क्वेश्चन शॉर्ट-शॉर्ट आते ही आते हैं। तो अगर मुझे पता है कि ये एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो मैं क्यों मिस करूँगी? तो इसी के लिए ये जो 2 वीडियोज़ है ना, इन दोनों वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं, वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। इन दोनों में आपको वो चैप्टर्स बताए हैं जो कि जिनके क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आते हैं, जिनसे +4 आपके शॉर्ट शॉर्ट होने वाले हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, ये वाले जो चैप्टर्स देख रहे हो, इनको अपनी जो लिस्ट है उसके अंदर प्रायोरिटी पे रखना है एंड अपने स्ट्रेंथ्स वाले चैप्टर्स को रखना है, मीडियम वाले को रखना है। अब यहाँ जो एक बड़ी गलती आप करते हो ना, वो ये कि कुछ आपके वीक सेक्शन होते हैं या कुछ आपका वीक चैप्टर्स होते हैं जो आपने अच्छे से किए ही नहीं। तो अब आप चाहते हो कि मैं वो भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, इसका तो क्वेश्चन आया था जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में, तो मैं ये भी कर लेता हूँ। मैं इतनी सारी चीज़ें कर लेता हूँ, ये सोच के आपसे कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता है और जो एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ थी, जो आपको सच में कॉन्फिडेंस दे सकती थी ना, आप वो भी लूज़ कर सकते हो। तो ये गलती मत करना कि मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी नहीं। अपने सिलेबस को डिफाइन रखो, अपने सिलेबस को अगर मैं बात करूँ तो फिक्स रखो। अब देखो, आपको लगता है कि 99 परसेंटाइल के लिए पता नहीं 100 का 100% सिलेबस करना होगा, नहीं होती है। एक्चुअल रियलिटी कि 99 परसेंटाइल के लिए ना सिर्फ आपको 70 टू 80% सिलेबस करना होता है। ठीक है? तो ये वाली चीज़ ऐसे मत सोचना कि 100% सिलेबस करेंगे तभी 99 आएगी, नहीं होता है। 70 टू 80% किया होना चाहिए, उसपे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और लास्ट के डेज़ में आप गलती यही करते हो कि जो किया हुआ है उसको तो भूल जाते हो, नई-नई चीज़ों पे जाते हो, तो जो एक्चुअल में पढ़ा था, स्ट्रेंथ थी, वो भी गई, उसके भी मार्क्स गए। तो ये गलती नहीं करनी है। तो अपने चैप्टर्स फिक्स करो, ये आज ही हो जाना चाहिए कि मेरे लास्ट के जो भी 14-15 डेज़ है उसमें मेरा प्लान फिक्स है, उसमें कौन-कौन से चैप्टर्स करने हैं पीसीएम वाइज़ मैंने फिक्स कर लिया है। ठीक है? एंड जो रिवीजन की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ये कि पहले क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे। डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है चैप्टर्स वो तो आपको पता ही है कि क्वेश्चन सॉल्विंग से ठीक हो जाएँगे। तो क्वेश्चन सॉल्विंग से रिवाइज़ हो जाएँगे। उसमें भी कुछ-कुछ चीज़ें जो रिवाइज़ करनी होगी, कोई कांसेप्ट भूल रहे हो तो वो आप नोट्स के थ्रू कर सकते हो। एंड जो आपके मीडियम लेवल होंगे उसमें आपको थोड़ी थ्योरी की ज़्यादा हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे। स्टिल सॉल्विंग पहले करनी है, ठीक है? एंड उसके बाद जो है एक्टिव रिकॉल एंड रिपीट की आदत डालो। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना उनको मार्क करते जाना कि ये वाला नहीं हुआ था, ये ज़्यादा टाइम के साथ हुआ था, ताकि अगर मैंने आज लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैट्स को रिवाइज़ किया है सॉल्विंग के थ्रू और मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, तो मैं कल
डेफिनेटली वो जो नहीं हुए थे उनको एक बार रिकॉल कर रही होंगी, रिपीट कर रही होंगी, ताकि वो मैं सीख पाऊँ कि एक्चुअल में सोचते कैसे हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव रिकॉलिंग की आदत डालो, बैठे हो, ब्रेक में हो, तो कोई फॉर्मूला याद कर रहे हो या कोई चीज़ रिकॉल कर रहे हो कि इस कांसेप्ट में ये होता था, मैंने एक क्वेश्चन किया था, जी ये होता था, ये करो। तो जो आपका सबसे बड़ा डाउट होता है ना कि पेपर में आता तो था मेरे को, आता तो था क्या मतलब ये कि कंसेप्ट पता था मुझे, लेकिन उस टाइम पे वो फ़ॉर्मूला हिट ही नहीं किया, वो फ़ॉर्मूला याद ही नहीं आया। तो ये गलती एक्टिव रिकॉल की प्रैक्टिस से कम हो जाएगी। अब अगर मैं ये तो हो गया ओवरऑल, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली मैंने शेयर की हुई है ऑलरेडी। इसका जो लिंक होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें मैंने प्रॉपर्ली बताया था कि मैथ्स में कैसे आप इज़िली 99 परसेंटाइल ला सकते हो, क्योंकि मैथ्स टफ़र लेवल पे आता है, सभी के लिए टफ़ होता है, तो इस मोस्ट ऑफ द लोग कम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो आपको अराउंड 50 टू 60 मार्क्स पे 99 मिल जाती है। और वो कैसे ला सकते हो, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैंने वीडियो में शेयर किया था। और उसके साथ-साथ मैंने एक गलती की थी, जिस वजह से मेरे अप्रैल अटेम्प्ट में जो मैथ्स की परसेंटाइल थी, वो 99 से 98.9 आ गई थी। तो उसका रीज़न क्या था, वो गलती आपको नहीं करनी है, उसको भी ध्यान से सुनना। ये हुई मैथ्स की बात। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का भी जो प्रॉपर मैं बोलती हूँ रोड मैप, क्योंकि मैंने एक्चुअल में केमिस्ट्री में 99.8 परसेंटाइल अचीव किए थे अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। तो केमिस्ट्री का रोड मैप भी, क्योंकि इसमें जनरली मैंने आपको रिसोर्स दिया है, जो कि गेम चेंजर होगा, दैट इज़ दोस्त के लेक्चर्स, दोस्त के सेशंस, क्योंकि वो जो भी सेशंस अभी करवाने वाले हैं, उनका जो प्रॉपर प्लान है, वो इनफ है या मोर देन इनफ है 99 परसेंटाइल के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप केमिस्ट्री के लिए कंप्लीटली उस चीज़ को फॉलो करते हो, तो 99 ईज़िली आ जाएगी, ठीक है? अब रिवीजन वाला सॉर्टेड है, ये जो वीडियोज़ के लिंक्स हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। अब सेकंड पिलर की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ 3 टू 4 आवर्स का फोकस सेशन, जिसको अगर मैं आउटलायर्स की बात करती हूँ, तो वहाँ हम एचओपी बोलते हैं, आवर्स ऑफ पावर। मतलब पूरे दिन में कुछ घंटे आपके ऐसे होंगे जिस टाइम पे आप हाईली फोकस्ड होगे, आपको कोई मतलब नहीं है आपके आस-पास क्या चल रहा है, कंप्लीटली आइसोलेशन में होगी। आइसोलेशन का मतलब कि सारी चीज़ों से डिटैच होके अपना फ़ोन आपने बाहर रख दिया है, सिर्फ़ आपके पास आपकी बुक्स है, आप हो और वाटर बॉटल है। तो सिर्फ़ ये चीज़ें करनी है कि बस मुझे सॉल्विंग करनी है, मुझे कोई मतलब नहीं है आस-पास क्या चल रहा है, सिर्फ़ मेरा फ़ोकस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे एक्चुअल जब जेईई मेन 1 दे के आए थे, तब था ना कि 3 घंटे पता ही नहीं चले थे कैसे चले गए, इतना हाई फ़ोकस था। उतना हाई फ़ोकस बिल्ड करो, क्योंकि पेपर में आपको भी पता है कि वो फ़ोकस थोड़ा बहुत टूटा होगा, जिस वज़ह से थोड़ा बहुत क्या मेजरली टूटता है, क्योंकि आस-पास जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, ठीक है? जो चीज़ें वो चल रही होती है अनाउंसमेंट्स वगैरह, उससे आप डरते हो और आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअल में आपका फ़ोकस तोड़ती है और आपसे गलतियाँ करवाती है। तो इसलिए फ़ोकस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेली, अगर मैं बात करूँ, ये अभी से आपका चैलेंज है कि आप डेली नेक्स्ट 14 टू 15 डेज़ 3 से 4 घंटे की फ़ोकस सिटिंग लगाओगे, ठीक है? बैठोगे, सॉल्विंग करोगे, कुछ नहीं, फ़ोन तो बिल्कुल भी नहीं होगा इस सिटिंग के अंदर। बाहर छोड़ आना, मम्मी को दे आना, लेकिन आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है? एंड इसमें आप कर क्या रहे होगे? इसके अंदर आप टाइम टारगेटेड सॉल्विंग कर रहे होगे। आपने टाइम सेट किया 3 घंटे, इसमें ये वाले इस चैप्टर के ये क्वेश्चंस करने हैं, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है? तो ये टारगेट आपका ऑलरेडी फिक्स्ड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो दैट इज़ फोकस स्कोर। फोकस स्कोर मतलब टाइम टारगेटेड सॉल्विंग कर ली, मैंने फोकस सेशन लगा दिया, उसके बाद आप खुद को रेट कर रहे होगे आउट ऑफ 10, ठीक है? आउट ऑफ 10 खुद को मार्क्स दे रहे होगे। तो अगर मैं मेरी बात करूँ, तो स्टार्टिंग में मेरा स्कोर लो ही रहता था 6-7, उसके बाद मैंने उसको बिल्ड किया था 9 के अराउंड। एंड जब आपका स्कोर वो 8-9 की रेंज में होगा ना, तभी आप एक्चुअल में वो फोकस वाली सीटिंग लगा रहे हो, एक्चुअल में वो फोकस बिल्ड कर पा रहे हो, जो आपको जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प करने वाला है। तो स्टार्टिंग में भी हो सकता है कि आपका जो स्कोर है वो 5 है या 6 है आउट ऑफ 10, तो उससे डरना या वो नहीं करना कि मेरा तो फोकस ही अच्छा नहीं है। अभी 5 से 6 है, मेरे पास जो नेक्स्ट 14 दिन है, मैं उसमें डेफिनिटली इसको 8 से 9 ले जाऊँगी। तो ये खुद को एज़ अ चैलेंज देना है और डेली फोकस की सीटिंग लगानी है, ठीक है? तो ये हो गया शॉर्ट कि आपको फोकस की सीटिंग लगानी है, क्योंकि ये एक्चुअल में डिसाइड करेगा कि आप एक्चुअल पेपर में कितनी गलतियाँ करोगे कि नहीं करोगे। फोकस अच्छा है, डेफिनिटली सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होती है। वही हमें बिल्ड करना है और वो सॉल्विंग कर रहे होगे, तो आपको पता भी चलती रहेंगी कि फोकस अच्छा है तो गलतियाँ कम होगी। देन अगर मैं बात करूँ थर्ड पिलर की, दैट इज मॉक टेस्ट प्लस उसका एनालिसिस। इसको तो मैं बोलती हूँ लाइक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये चीज, क्योंकि एक्चुअल पेपर में जाके आपको पेपर सॉल्व करना होता है, एंड उस टाइम पे आपकी जो पेपर मैनेजमेंट स्किल्स होती है ना, वो टेस्ट हो रही होती है, ठीक है? तो वो पेपर मैनेजमेंट स्किल्स खुद की बिल्ड करनी होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने का मेजर पर्पज, सॉल्विंग तो आप डेली करते हो, ठीक है? मॉक टेस्ट देने का मेजर पर्पज इज कि जो मॉक की स्किल्स है, जो पेपर मैनेजमेंट स्किल्स है, वो आप टेस्ट करते हो जाके। जैसे अगर बात करें, अगर आप जेईई मेन 1 की बात करते हो ना, तो जेईई मेन 1 के अंदर क्या था, उन्होंने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया। फिजिक्स में भी लेंथी क्वेश्चन डाले कैलकुलेशन डाल के, उसके बाद केमिस्ट्री में तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाले, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था कि सारे ही क्वेश्चन ऐसे थे, नहीं, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन थे।
कि ऑब्वियसली उन्होंने अगर स्टेटमेंट बेस्ड डाले तो 25 के 25 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड नहीं थे ना, उन्होंने वही 2-3, 3-4 क्वेश्चन डाले थे। तो एक्चुअल में उस टाइम पे रोल प्ले कर रहा था क्वेश्चन सिलेक्शन, जो आपने नहीं किया। आपको दिखा स्टेटमेंट बेस्ड, आप कंफ्यूज्ड हो गए, आप डर गए और जिस वजह से आपने गलती कर दी। तो इसीलिए इन सारी मॉक स्किल्स, चाहे वो क्वेश्चन सिलेक्शन हो, टाइम मैनेजमेंट हो, एक्यूरेसी हो, स्पीड हो, इन सभी स्किल्स पे हमें काम करना है। एंड डेफिनेटली क्वेश्चन सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप उन 25 क्वेश्चन में पहले वो क्वेश्चन सिलेक्ट करते जो इजियर है, जो जल्दी हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा मतलब अच्छे से मार्क्स देंगे, तो डेफिनेटली आप बेटर करके आते ना। बट आप वो 3-4 क्वेश्चन की वजह से परेशान हो गए, आपने उनको गलत टाइम दे दिया, जिस वजह से पहले तो टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया और लास्ट में आपको ये रियलाइज हुआ कि टाइम खत्म हो चुका है, जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो भी मैंने सॉल्व नहीं किए। ठीक है, तो ये नहीं करना है। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है एक्यूरेसी के ऊपर, क्योंकि आपको भी पता है जब आपने आंसर की चेक की थी तब आपको दिखा था कि आपके नेगेटिव्स बहुत हो गए, राइट? तो वो नेगेटिव्स बहुत हो गए हैं, से आपको दर्द तो बहुत हुआ था, बट उसका रीजन क्या था? फोकस अच्छा नहीं था, ठीक है? उस टाइम पे इतना क्लैरिटी से सोच नहीं रहे थे क्योंकि डर गए थे, ठीक है? वो नर्वसनेस थी, वो एंग्जाइटी थी। तो इन सारी चीजों पे काम करना है। अब भी जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे टाइम टारगेटेड सॉल्विंग में कर रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट में कर रहे हो, सब में ध्यान रखो कि एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? एंड डेफिनेटली स्पीड पे भी हमें काम करना है, क्योंकि तभी हम अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। एंड टाइम मैनेजमेंट में एक चीज कर सकते हो कि अपने पूरे पेपर को 2.5 घंटे में खत्म करने की कोशिश करो, ताकि होगा क्या, 2.5 घंटे में प्रेशर आएगा, एक तो वो प्रेशर की वजह से स्पीड पे भी काम कर पाओगे, टाइम भी मैनेज कर पाओगे, और जैसे ही 2.5 घंटे में पेपर खत्म होता है, आधे घंटे का स्लॉट बचेगा। उस आधे घंटे को रिव्यू के लिए यूज करना, कि पेपर को अच्छे से रिव्यू कर रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने आंसर सही निकाला था बट मैंने मार्क गलत कर दिया, या ऐसा है कि मैंने कुछ छोटी मोटी सिली मिस्टेक कर दी हो। तो ये सारी चीजें कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या कोई भी, वो सारी चीजें ना हो, वो गलतियां ना हो, नेगेटिव ज्यादा ना जाए, इसलिए रिव्यू करना जरूरी होता है। तो अगर आपने 2.5 घंटे में पेपर खत्म किया, आपके पास आधा घंटा है पूरा पेपर रिव्यू करने के लिए, तो आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली बूस्ट करेगी। तो ये तो हो गई सारी मॉक स्किल्स की बात। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट में ही आप बिल्ड कर रहे होगे, इन पे आप डेली सॉल्विंग में काम करते हो। डेली सॉल्विंग जैसे आज अगर आप बैठे 3 घंटे की सॉल्विंग करने, उसमें भी आप क्वेश्चन सिलेक्शन लगाओ ना, जो मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो उसमें पहले वो क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो इजियर है, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट करो अच्छे से कि मुझे टाइम मैनेज करना है, एक्यूरेसी देखो, स्पीड देखो, ये डेली सॉल्विंग में करो। एंड मॉक टेस्ट में उसको जाके टेस्ट करना है कि वो कितनी बेटर हुई है। तो मॉक टेस्ट में टेस्ट कर लिया वो 3 घंटों में, बट उसके बाद उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना कि कितनी इंप्रूव हुई है। तो उसके लिए जो टेस्ट एनालिसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको आपकी गलतियां बताता है कि आपने क्या गलती की है, क्या आपने सिली मिस्टेक की, क्या आपने जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत किया, क्या आपने सही आंसर निकाल के फोकस कम होने की वजह से आपने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। तो ये सारी गलतियां आपको पता करनी होती है खुद की, ठीक है? एंड इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ, तो आप एक काम करना शुरू कर दो, आप अपनी एक नोटबुक मेंटेन करो जिसके अंदर आप अपनी मिस्टेक्स लिख रहे होगे, ठीक है? मैं डेली लिखती थी, अगर मेरे को सॉल्विंग में कोई दिख जाती थी कि मेरे से गलती हो रही है, तो मैं वो भी मिस्टेक नोटबुक में लिख देती थी। एंड इसको डेली रिव्यू करके अपनी सॉल्विंग में ठीक करना है। ऐसे नहीं है कि लिख के छोड़ दिया तो भूल गए, नहीं, इस पे काम अच्छे से करना है, ठीक है? तो ये हुई अपनी टेस्ट एनालिसिस की बात और मॉक स्किल्स की बात। अब इसमें आपका डाउट क्या था कि मॉक स्किल्स पे काम क्या करना है, क्या क्या चीजें देखनी होती है, तो ये वाले जो दोनों वीडियोज है ना, इसमें प्रॉपरली मॉक की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो अच्छे से डिस्कस की गई है, कि किस स्ट्रेटेजी के साथ आपको मॉक देना होता है, मॉक से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और मॉक के टाइम पे जो ये स्किल्स है उनका कैसे ध्यान रखना होता है। एंड उसके बाद अगर टेस्ट एनालिसिस की बात की जाए, तो ये दोनों वीडियो अच्छे से इसमें हमने बताया है कि एक्चुअल में एनालिसिस करते कैसे हैं, ठीक है? और ये जो शीट है, ये शीट एक्चुअली मैंने यूज की थी मेरे स्कोर को बूस्ट करने के लिए, जहां मेरा स्कोर 120 130 रहता था, मैंने इस शीट को यूज करके डेफिनेटली 180 190 तक स्कोर को अचीव किया था। तो इसीलिए इस चीज़ पे अच्छे से काम करना। एंड डेफिनेटली ये शीट ने मेरी इतनी हेल्प की थी कि एक्चुअल जेईई मेन में मेरा जो स्कोर था वो 200 प्लस था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिसिस वाला पार्ट, ठीक है? ये डन हो गया, ये था थर्ड पिलर। अब अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ पिलर पे, जो कि आउटलायर्स की सुपर पावर होती है, दैट इज कंपोजर। कंपोजर मतलब कि आपने एक चीज देखी होगी कि जब भी आप पैनिक करते हो, ठीक है? पैनिक करते हो मतलब लगातार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, परेशान हो गए, ठीक है? या एंग्जाइटी में होते हो। अब अगर मैं इसका सबसे ज़्यादा रिलेटेबल एग्जांपल दूँ, दैट इज़ जेईई मेन 1। उसमें हुआ होगा कि जैसे ही पेपर सॉल्व कर रहे हो, लगातार 2-3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, डर गए थे, पैनिक में आ गए थे और नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व नहीं हुए थे। दैट इज़ कि एंग्जायटी और पैनिक की वजह से आपने अपने स्कोर को कम किया है जेईई मेन 1 के अंदर। तो इस चीज़ में हमें डेफिनिटली काम करना है। अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, मैं ट्राई करूँगा, मे बी हो सकता है मेरा वो माइंड अभी चल ना रहा हो, तो मैं स्विच कर लेता हूँ सब्जेक्ट एक बार, फ्लो में आ जाती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे अपने माइंडसेट पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने अंदर वो नथिंग टू लूज़ एटीट्यूड लेके आओ। नथिंग टू लूज़ एटीट्यूड मतलब कि देखो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप जेईई मेन 1 भी दे के आए हो और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बेटर परफॉर्म नहीं करके आया, तो ऐसा तो नहीं है ना, वो
वेस्ट हो गया। वहाँ से आपने सीखा है, आपने लर्निंग्स लिया है। दोस्त ने एक लाइन बोलता है कि किसी भी काम को आप कर रहे हो ना, तो या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो। डेफिनिटली आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे हो, हमेशा आपके पास कुछ ऐड ऑन ही हो रहा है। और जेईई मेन 1 से आपने बहुत सारी लर्निंग्स लिया है, जिसको आपको अप्रैल अटेम्प्ट में लगाना है। डेफिनिटली उससे आपको दिखेगा कि आपका स्कोर बूस्ट हो रहा है। तो इसलिए कंपोज़र वाली चीज़, नथिंग टू लूज़ एटीट्यूड, खोने के लिए कुछ नहीं है। खुद को समझाया करो ऐसे कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास जस्ट मेरे एफर्ट्स हैं, मेरे एक्शंस हैं जो मेरे हाथ में है। तो मैं खुद को ऐसे ही समझाती थी कि मेरे पास सिर्फ एक्शंस है, मैं सबसे बेस्ट क्या कर सकती हूँ? मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं है, मेरे हाथ में परसेंटाइल नहीं है, मेरे हाथ में रैंक नहीं है, बट मेरे हाथ में एक चीज़ है, दैट इज़ माय एफर्ट्स। और मैं वो बेस्ट दे दूँगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैंने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग जो पूरी जर्नी में बिल्ड किया है, वो इसलिए तो नहीं किया ना कि जस्ट मैं एक परसेंटाइल नहीं आई तो इसके डर से अपने एफर्ट्स डालना छोड़ दूँ। एफर्ट्स को बेस्ट पे रखना, अपने जो सैटिस्फैक्शन और प्राउड होना चाहिए ना, वो अपने एफर्ट्स के बेसिस पे होना चाहिए। एंड इसीलिए फाइटिंग माइंडसेट रखना है। पेपर में चीजें होंगी परेशान करने वाली, लेकिन हमें खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है कि ठीक है, ये मुझे टेस्ट कर रही है, मैं इस टेस्ट में पास होंगी। यूनिवर्स डेफिनेटली, जब आपको कोई गोल चाहिए होता है और यूनिवर्स आपको वो गोल दे रहा होता है ना, तो वो डेफिनेटली आपकी टेस्टिंग करेगा कि क्या आप उस चीज के लिए, क्या आप उस ड्रीम कॉलेज के लिए, क्या आप उस ड्रीम रैंक के लिए डिजर्विंग हो भी कि नहीं हो। तो इसलिए जिस भी सिचुएशन में हो, फाइट करना है कि यस, मेरे सामने ये सिचुएशन है, मैं एंड तक फाइट करूंगी। ठीक है, और बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। तो ये माइंडसेट खुद के अंदर बिल्ड करना शुरू कर दो, क्योंकि अगर मैं बात करूं एक्चुअल एग्जाम के अंदर है ना, का जो स्कोर है वो +100 भी हो सकता है और वो -100 भी हो सकता है, ओनली बिकॉज ऑफ कंपोजर। क्योंकि अगर आप शांत हो, ठीक है, अगर आप रिलैक्स्ड हो, कंपोजर का एक्चुअल मतलब ही यही है कि जब पैनिक हिट कर रहा है, एंग्जाइटी हिट कर रही है, आप खुद को कितना रिलैक्स रख पा रहे हो, खुद को कितना काम डाउन कर पा रहे हो, दैट इज कंपोजर। तो ये स्किल, ये माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा। तभी होगा क्या कि जब आप शांत होते हो ना, तब आप क्लैरिटी से सोच पाते हो। और जब आप शांत हो तो आप क्वेश्चन भी सोच पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाओगे, एंड डेफिनेटली आपको मार्क्स, आप अपने +4 करते जाओगे। तो डेफिनेटली अगर आप शांत होगे तो आप +100 भी कर सकते हो, लेकिन आप थोड़े से भी परेशान हुए तो आप आते हुए कंसेप्ट भूल जाओगे एंड आते हुए क्वेश्चन गलत कर दोगे, तो -100 भी हो सकता है। एंड इसका जो मैं बोल सकती हूँ इम्पैक्ट मैंने खुद की जर्नी में देखा है। मेरे पूरे मॉक टेस्ट में, मतलब मैंने जितने जेईई में मॉक टेस्ट दिए थे ना ड्रॉप ईयर में, मेरे कभी भी 200 टच भी नहीं किए थे मार्क्स, कभी भी। बट एक्चुअल जेईई मेन के एग्जाम में मेरा स्कोर था 200 प्लस, 200 प्लस स्कोर मैंने फर्स्ट टाइम जेईई मेन में किया था। और उसका रीजन यही था क्योंकि मैं एक्सट्रीमली शांत थी पेपर में, मुझे कोई मतलब नहीं था आसपास क्या चल रहा है। जो हमने पहले बात की सेकंड पिलर में, फोकस इतना स्ट्रांग था कि मुझे पता ही नहीं था आसपास क्या चल रहा है। जस्ट मेरी स्क्रीन थी, मैं थी और मेरा पेन चल रहा था। इतना फोकस, और उसमें भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो परेशान नहीं होना, अपने माइंडसेट को रखना कि ठीक है, जो भी सिचुएशन आ रही है मैं फाइट करूंगी। तो मैंने कितना कंप्लीटली रिलैक्स्ड होकर पेपर दिया था ना, कि मैंने सारे क्वेश्चन जितने अटेम्प्ट किए थे उसमें से सिर्फ एक गलत किया था, और वो भी गेस वर्क था। तो मेरे जितने क्वेश्चन मैंने जेन्युइनली अटेम्प्ट किए थे वो सही थे, एंड उसी वजह से मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी थी, मेरा स्कोर तो अच्छा था ही, और देन मैंने एक्चुअल में 99.3 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में अचीव की थी। तो ये परसेंटाइल आप भी ला सकते हो, जस्ट आपको ये जो 4 पिलर्स डिस्कस किए हैं, इन चारों पिलर्स पे अच्छे से काम करना है। तो अगर मैं एक बार समराइज कर दूं तो ये कि सबसे पहले आपकी जो रिवीजन है वो प्रायोरिटी होने वाली है, उसमें जितनी चीजें अभी तक पढ़ी है उसको समेटो, उसको सॉलिड करो। ठीक है, इसके लिए चैप्टर्स फिक्स करना है, एंड देन डेली फोकस सेशन लगाने शुरू कर दो। डेली आपको अपना टाइम टारगेटेड सॉल्विंग का जो टाइम है वो फिक्स करना है, 3 से 4 घंटे, और उसमें काम करना है, और उसके बाद उसको रीड करना है। देन मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, मॉक टेस्ट देना है, मॉक की स्किल्स को टेस्ट करना है, एंड उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। उसके लिए आप जो शीट है वो यूज कर सकते हो। अब लास्ट एंड फाइनल कंपोजर, जो कि आउटलायर्स की सुपर पावर है, एंड डेफिनेटली ये गेम चेंजर होती है, और मैं इसको बोलती हूँ कि ये रैंक डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इस पे हमें अच्छे से काम करना है। ठीक है, अब ये चारों फैक्टर्स, ऐसा तो नहीं है फर्स्ट टाइम, अगर मैं बात करूँ मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस की, कि फर्स्ट टाइम आज डिस्कशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट से पहले भी हो रहा था, उसके बाद भी ये चीजें कंटिन्यू हुई है। स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये फॉलो नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये ऐसा, ये अभी की वीडियोस नहीं है, ये आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है वीडियो, जिसमें आपको बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, स्टिल आप नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसका एक मेजर रीजन ये है कि आपके पास वो पुश, आपके पास वो है ही नहीं, कि मुझे वो बोलते हैं ना कि डायरेक्शन ही नहीं मिल रही है कि मैं कैसे करूं, मुझे वो मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है, या मुझे वो पुश ही नहीं मिल रहा है कि मैं काम करूं। रिसोर्सेज आपके पास हमेशा होता है, बस आपको वो पुश की जरूरत होती है। एंड दैट्स व्हाई इस टाइम पे लास्ट के 15 डेज में, जहां पे मोस्ट ऑफ द जेईई एस्पिरेंट्स गलतियां कर रहे होंगे, आपके लिए आउटलायर्स के मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं। क्योंकि हमें भी पता है कि लास्ट के 15 डेज इतने क्रूशियल हैं कि आपका हर एक डिसीजन मैटर करता है। बट अगर हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो डेफिनेटली आप खुद शांत रहते हो। इस टाइम पे सबसे ज्यादा परेशान क्यों? आपको सेल्फ डाउट है कि क्या मैं सही काम कर भी रही हूँ कि नहीं, क्या मैं 15 दिनों में अपनी जो 2-3 साल की प्रिपरेशन है उसका बेस्ट आउटकम निकाल पाऊंगी भी कि नहीं। ये सेल्फ डाउट आपको बहुत खा रहा होता है, और इसमें आपको पता भी नहीं चल रहा होता कि आप गलतियां क्या कर रहे हो। तो इसीलिए अगर आपको कोई बता देता है कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, आपको ये चीजें ठीक करनी है लास्ट के 15 डेज में, डेफिनेटली आपकी जो, आप बोलते हो ना कि आपकी ड्रीम परसेंटाइल है, उसमें डेफिनेटली आपको बूस्ट दिखेगा ही दिखेगा। जो आप सोच रहे हो ना कि मेरी इतनी परसेंटाइल है, इससे मैं यहाँ तक जा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चैट में पूछ रहे होते हैं कि मेरी 70-80 परसेंटाइल है, क्या मैं यहाँ से 93 प्लस जा सकता हूँ, 95 जा सकता हूँ। डेफिनेटली स्ट्रेटेजिकली आप चीजें कर सकते हो। एंड अभी
जेईई मेन 1 के बाद आपने मेहनत की है, तो बस अब लास्ट के 15 डेज़ में आपको डायरेक्शन सेट करने की ज़रूरत है एंड ये डायरेक्शन अगर सेट हो गई, तो आप अपनी परसेंटाइल को जो आपके माइंड में ना, वो ईज़िली अचीव कर सकते हो, उस पोटेंशियल को अचीव कर सकते हो। इसीलिए आपके लिए आउटलायर्स के 3 मॉडल्स लॉन्च किए गए थे। एक तो बिल्कुल मेन स्पेसिफिक, जो लोग कंप्लीटली मेन्स ओरिएंटेड है कि मुझे मेन्स में ही अच्छा करना है, उनके लिए आउटलायर्स मेन है। उसके बाद जो लोग अभी मेन स्पेसिफिक हैं बट वो एडवांस के लिए जाएँगे, तो उनके लिए आउटलायर्स प्लस है कि आप एक बार मेन्स ओरिएंटेड सारी चीज़ें करोगे एंड अगर कि वो परसेंटाइल कट ऑफ क्लियर कर जाते हो आप एडवांस के लिए, तो आपको यहाँ से प्रमोट कर दिया जाएगा जेईई एडवांस के लिए, ठीक है? आउटलायर्स एडवांस्ड के लिए। तो आउटलायर्स एडवांस्ड जो है वो कंप्लीटली एडवांस ओरिएंटेड बैच है एंड इसके अंदर जो आपको प्रिविलेज मिलता है वो ये कि 99 परसेंटाइल क्लब जो है, मतलब जहाँ 99 परसेंटाइलर्स को हम गाइड कर रहे होते हैं, उस क्लब का एक्सेस मिलता है। वहाँ आप 99 परसेंटाइलर्स के साथ डिस्कशंस कर सकते हो, बैठ सकते हो, उनकी उनके साथ जो हम डिस्कशन करते हैं उनसे सीख सकते हो एंड डेफिनिटली वो एक लाइन बोलते हैं दोस्त कि जब आप 5 मिलियनियर्स के साथ बैठते हो ना, तो 6th मिलियनियर आप खुद बनते हो। तो डेफिनिटली अगर आप अच्छे रैंकर्स के साथ बैठ रहे हो, अच्छे पीयर ग्रुप के साथ बैठ रहे हो, तो डेफिनिटली नेक्स्ट रैंकर आप। तो इसलिए वो बिल्ड करना है। तो ये तीनों मॉडल्स हैं, तीनों मॉडल्स की जो डिटेल्स है वो वीडियो में शेयर्ड है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको मिस मत करना। एंड इसकी जो क्लासेस है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है काम करना, स्टूडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया क्योंकि डेफिनेटली सिर्फ 14-15 दिन है, इनको हमें गेम चेंजर बनाना है। तो इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हमने टास्क देने स्टार्ट कर दिया, डिस्कशन स्टार्ट कर दिया, तो उसको मिस मत करना। मतलब अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना आउटलायर्स में आने की, उसको मिस मत करना, क्योंकि अगर मैं आज बोलती हूँ ना कि मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ, मैंने आईआईटी बॉम्बे को अचीव किया है, तो उसका क्रेडिट मैं आउटलायर्स को ही देती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली मुझे नहीं पता था 12th के टाइम पे कैसे काम करना है, क्या एक्शंस लेना है, जो कि मैंने ड्रॉप ईयर में आके आउटलायर्स में सीखे थे एंड डेफिनेटली उसने मेरी इतनी हेल्प की थी, जिससे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लिया था, जहाँ मुझे 12th में कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था, सीट नहीं मिल रही थी, वहाँ से मैंने आईआईटी बॉम्बे को अचीव किया। तो डेफिनेटली इस चीज़ पे आप भी काम कर सकते हो, आप भी अपने उस ड्रीम कॉलेज को, ड्रीम रैंक को अचीव कर सकते हो, सिर्फ आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये तीनों मॉडल्स हैं, ठीक है? तो इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर्ड है एंड ये जो क्यूआर कोड है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हो एंड सीरियसली मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ 14-15 दिन बचे हैं, तो इन 14-15 दिनों को वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप नई-नई चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि आप हर एक डिसीज़न आपका डिसाइड करेगा कि आप एक्चुअल एग्जाम में क्या परफॉर्म करके आओगे। तो हमें रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, तो फास्ट रजिस्टर कर सकते हो, स्कैन करोगे, रजिस्टर कर लोगे, जल्दी आ जाओ, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है? एंड उसके बाद आज भी उनको नेक्स्ट काम मिलने वाला है, नेक्स्ट चीज़ मिलने वाली है और हम डेली प्रोग्रेस कर रहे हैं डेफिनिटली। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं ना, उनमें एक्चुअल में आपको दिखेगा कि वो जो ड्रीम परसेंटाइल अपने माइंड में ले रहे थे ना, कि क्या मैं परसेंटाइल अचीव कर सकता हूँ, क्या मैं ये रैंक अचीव कर सकता हूँ, वो करेंगे। ठीक है? तो डेफिनिटली हम प्रोग्रेस करने वाले हैं, डेफिनिटली लास्ट के 15 डेज़ गेम चेंजर बनने वाले हैं एंड हमने ये जो बोलते हैं इसका इम्पैक्ट देखना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी क्लासेस से, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो, फास्ट आ जाओ, ठीक है? थोड़ा-सा भी डिले मत करना, रजिस्टर करो और आ जाओ एंड देन फिर अपनी स्टोरी क्रिएट करते हैं एंड हमें हमारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बेस्ट क्रिएट करनी है।